नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट कमर्शियल व्हीकल बनाने वाली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है अशोक लेलैंड लिमिटेड। आप लोगों ने दोस्तों अशोक लेलैंड लिमिटेड का नाम तो सुना ही होगा। जब भी आपने कोई भी बड़ा ट्रक देखा होगा या कोई बड़ी गाड़ी देखी होगी जिसमें लोडिंग हो रहा हो सामान, तो वहाँ पे हमें अशोक लेलैंड के ट्रक्स, बसेस देखने को मिल ही जाते हैं। तो आज हम इसी कंपनी के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस कंपनी के ओवरऑल फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। हम समझेंगे कि ये बिज़नेस कौन सा करती है, कौन से प्रोडक्ट्स बेचती है। फिर हम लास्ट में देखेंगे इसके चार्ट्स को और हम जानेंगे कि अभी ये स्टॉक कहाँ स्टैंड कर रहा है, इस समय हमें स्टॉक को बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। अगर मैं बात करूँ इस स्टॉक के क्लोजिंग प्राइस की तो अभी जो इसका प्राइस है वो 81 रुपीज़ 80 पैसे है। मैं अभी 2 नवंबर 2020 को मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ और ये इसका क्लोजिंग प्राइस है अभी 81 रुपीज़। अगर मैं बात करूँ इसकी इंडस्ट्री की, तो ये ट्रक्स और बसेस बनाने वाली इंडस्ट्री में है, यानी कि जो भी कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनके मैन्युफैक्चरिंग में ये जो कंपनी है वो इन्वॉल्व है। अगर मैं इसके मार्केट कैप की बात करूँ तो 23,175 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, यानी कि एक मिड कैप कंपनी है। अगर हम की मैट्रिक्स पे एक नज़र डालें छोटी सी, तो जो पी रेशो है वो 68 का है। अब 68 का पी रेशो कुछ लोगों को लगेगा कि बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन मैं इस वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि ये पी रेशो क्यों एक्सपेंसिव नहीं है अभी, और अभी ये स्टॉक में बाइंग पोजीशन क्यों बन रही है, क्यों ये चीप वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। अगर हम प्राइस टू बुक वैल्यू को देखें तो ये जो है वो 2.60 का है। वहीं सेक्टर का जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है वो बहुत कम है, 2.77 है। तो अभी ये जो पूरे सेक्टर के स्टॉक्स हैं ये चीप वैल्यूएशन पे हमें अवेलेबल हैं। अब हम इसके बिज़नेस को देखते हैं कि ये एक्चुअल में करती क्या है ये बिज़नेस। तो देखिए दोस्तों, जो अशोक लेलैंड लिमिटेड है, मैं इसकी वेबसाइट पर आ गया हूँ। यहाँ पर मैंने ट्रक्स का जो सेगमेंट है उसको खोल लिया है। यहाँ पर बहुत सारी वेराइटी है। इकोमेट 1015 HE ये ट्रक ये बनाती है। 1920 फोर्ड X2 टिपर्स, डिस्ट्रीब्यूशन, ICV डिस्ट्रीब्यूशन, हॉलेज, ट्रैक्टर्स, टिपर्स। तो अगर मैं अपने ट्रैक्टर्स की बात करूं या ट्रक्स की बात करूं तो इंडिया में जो इनका मार्केट शेयर है वो 31.8% है। मार्केट शेयर बहुत अच्छा है। टाटा मोटर्स आप लोग जानते ही होंगे कि इंडिया में कमर्शियल व्हीकल बनाने वाली टॉप की कंपनी है। उसके बाद ये अशोक लेलैंड कंपनी आती है जो कि ट्रक्स और लाइट कमर्शियल व्हीकल्स बनाती है। तो ये जो मीडियम और हैवी जो अपने व्हीकल्स हो गए, इसमें इसका 31% मार्केट शेयर है। अगर मैं बात करूं लाइट व्हीकल्स की, जिनको हम लाइट कमर्शियल व्हीकल यानी कि LCVs बोलते हैं, तो यहाँ पे जो कंपनी है बहुत लेट एंटर हुई थी मार्केट में। उसके बावजूद भी जो है इस कंपनी का रेवेन्यू का 40% ये लाइट कमर्शियल व्हीकल से ही आता है। आपने ये सारे ट्रक्स इनके देखे ही होंगे, छोटे छोटे से व्हीकल। ये बड़ा दोस्त नाम का एक व्हीकल है जो कि ये बेच रहे हैं। बड़ा दोस्त एक सीरीज़ है जिसके ट्रक्स ये लोग बेच रहे हैं, छोटे छोटे व्हीकल्स। और अगर हम बात करें बसेस की, तो ये जो कंपनी है ये बसेस भी बनाती है। तो कंपनी के पास बहुत वाइड पोर्टफोलियो है प्रोडक्ट्स का। यहाँ पे डिफेंस में जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं, जो कि इंडियन आर्मी में कोई भी ट्रक चाहिए हो, कोई भी व्हीकल चाहिए हो बड़ा वाला, तो वो जो कंपनी है अशोक लेलैंड ये वो भी प्रोवाइड करते हैं। तो प्रोडक्ट की रेंज ओवरऑल बहुत बड़ी है इनके पास। चलिए, ये बात तो हो गई प्रोडक्ट्स की। इससे आपको मोटा मोटा आइडिया तो हो गया होगा कि कंपनी काम क्या करती है। अब हम इस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे एक नज़र मार लेते हैं। यहाँ पे मैंने tickertape.com पे इनके फाइनेंशियल्स खोल लिए हैं। हम इनकम स्टेटमेंट अभी देखने जा रहे हैं। अगर हम देखें इनकी रेवेन्यू ग्रोथ को, तो जो इनकी रेवेन्यू ग्रोथ है वो 6.7% रही है पर एनम पिछले 5 सालों में, और जो इंडस्ट्री का एवरेज है वो 6.38% है। यानी कि जो इनकी रेवेन्यू ग्रोथ है वो अच्छी रही है इंडस्ट्री के कंपैरिजन, लेकिन जो मार्केट शेयर है वो पिछले कुछ सालों में गिर गया है। पिछले 5 सालों में जो इनका मार्केट शेयर था वो 93% था, जो कि अब 67% पे आ गया है, क्योंकि टाटा मोटर्स से इन्हें काफ़ी अच्छा कंपटीशन मिल रहा है। अगर मैं FY 2019 के रेवेन्यूज़ की बात करूं तो FY 2019 में इसका जो रेवेन्यू है वो 33,000 करोड़ के आसपास था। वही फाइनेंशियल ईयर 2020 में इनका रेवेन्यू 22 करोड़ का हो गया है। यानी कि जो रेवेन्यू है वो सीधा 11,000 करोड़ से
गिर गया है। 33% का जो फॉल है वो हमें देखने को मिल रहा है। अब ये जो फॉल है ये कोरोना वायरस की वजह से है। आप सभी लोग जानते हैं जो ऑटो इंडस्ट्री है पिछले कुछ टाइम में बहुत ज़्यादा इसमें स्लो डाउन देखने को मिला है। उसके बावजूद भी जो नंबर्स हैं वो इतने ज़्यादा बेकार नहीं हैं। अगर हम इसके मार्जिन्स की बात करें तो जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस यानी कि जिसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं वो 11.28% है। ये जो मार्जिन है प्रॉफिट का ये थोड़ा सा कम है अगर हम इसको इनकी इंडस्ट्री से कंपेयर करें तो, क्योंकि जो इंडस्ट्री का एवरेज है वो 8.44% है और यहाँ पे जो इनके नेट प्रॉफिट के मार्जिन्स हैं वो 4.66% है। तो प्रॉफिट ये थोड़ा सा कमा रही है अगर हम इसके रेवेन्यू से इनको कंपेयर करें तो। अगर ये कंपनी अपने रेवेन्यू में 100 रुपये लगा रही है तो जो इनकी नेट इनकम हो रही है वो 5 से 6 रुपये के आसपास हो रही है, जो कि थोड़ा सा कम है। ये चीज़ ज़्यादा होनी चाहिए। अब आप लोग को जैसा देख सकते हैं कि FY 2020 में जो रेवेन्यूज़ हैं वो 22,000 करोड़ हैं। इसमें से 14,000 करोड़ रुपए जो है ट्रक्स को मैन्युफैक्चर करने में और उनको सेल करने से जो भी रेवेन्यू हुआ है वो 14,000 करोड़ का है। बाकी जो है रेवेन्यू वो इनका स्पेयर पार्ट्स बेच के आता है, सर्विसेज डिफरेंट टाइप की जो ये प्रोवाइड करते हैं, लाइट व्हीकल्स जो ये प्रोवाइड करते हैं उनसे इनका जो रेवेन्यू है वो आता। और इनकी एक सब्सिडरी भी है हिंदुजा फाइनेंस लिमिटेड जिसको ये लोग HFL बोलते हैं। उस कंपनी से जो इनका रेवेन्यू है वो 3,500 करोड़ रहा इस साल में। तो ये जो अशोक लेलैंड लिमिटेड है ये एक पेरेंट कंपनी है जिसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज भी आती हैं। और ऑप्टेयर PLC करके एक कंपनी है UK में जिसने अभी लंदन में एक डबल फ्लीट बस बनाने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जीता है, वो भी अशोक लेलैंड की ही एक सब्सिडरी है। तो कंपनी काफ़ी बड़ी है, इनकी बहुत सारी सब्सिडरीज़ हैं। जो मेन 2 सब्सिडरीज़ थी हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस HLF और ऑप्टेयर PLC, ये जो सब्सिडरीज़ हैं ये बहुत बड़ी हैं जो कि डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स जीतती रहती हैं। और जो भी अशोक लेलैंड के ट्रक्स या जो भी लाइट कमर्शियल व्हीकल्स जिनको हम LCV कहते हैं ये जो भी बिकते हैं वो हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस जो कि HLF जो कि एक NBFC है उसके थ्रू ही बिकते हैं। यानी कि जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है इन ट्रक्स की वो इस NBFC के थ्रू हो जाती है। तो यहाँ पे भी कंपनी जो है अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेती है। अब हम बात करते हैं इस कंपनी के चार्ट्स के बारे में। तो यहाँ पे मैंने जो tickertip.com है से हट के मैं आ गया हूँ यहाँ पे अपना tradingview.com पे। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक बहुत ख़ास चीज़ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे हम अब बात करने वाले हैं साइकिल्स के बारे में। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं जो 1 अप्रैल 2020 है यहाँ पे स्टॉक ने अपना 40 रुपये का लो बनाया है। 40.55 रुपीज़ का यहाँ पे इसने एक लो बनाया था। और इससे अगर हम इसके प्रीवियस लो को कंपेयर करें जो कि 1 अगस्त 2013 में बना था तो वो लो है 11 रुपये का। तो यानी कि 1 अगस्त 2013 के बाद जो मल्टी ईयर लो बना है वो सीधा 7 साल के बाद बना है, 2020 में बना है। तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि जो लो टू लो अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो एक साइकिल 7 साल की होती है। ये चीज़ हमें इस चीज़ से समझ में आ रही है। एक साइकिल को देखने के लिए हमें रीसेंट लो से उसके प्रीवियस लो को देखना चाहिए और उन दोनों के बीच का जो भी टाइम डिफरेंस है वो हमारी एक साइकिल होती है। यहाँ पे 1 अप्रैल 2020 में 42 रुपीज़ का लो था, 1 अगस्त 2013 में जो है 11 रुपये का लो था। इन दोनों लो के बीच का जो डिफरेंस है वो 7 साल का है। अब जो 2 सितंबर 2013 का जो लो है 12 रुपये, इससे अगर हम इसके प्रीवियस लो को कंपेयर करें तो ये आया था 1 सितंबर 2008 में 6.90 रुपीज़ का लो। तो यहाँ पे भी हम ये चीज़ देख सकते हैं कि जो लो टू लो की जो साइकिल है वो 6 साल की है। तो यानी कि जो 6 से 7 साल के बीच की जो साइकिल है वो कमर्शियल व्हीकल की इंडस्ट्री में होती है। तो साइकिलिटी को कम करने के लिए जो साइकिल्स हैं इनके इफ़ेक्ट को कम करने के लिए इस कंपनी ने लाइट व्हीकल्स बनाना शुरू कर दिए थे, क्योंकि ये जो व्हीकल्स हैं ये 12 महीने बिकते हैं। तो अपना जो साइकिलिटी पे डिपेंडेंसी है उसको कम करने के लिए इस सेगमेंट पे लाइट व्हीकल्स वाले सेगमेंट पे बहुत ज़्यादा ज़ोर कंपनी अभी दे रही है। हम वापस से अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो ये जो साइकिल्स हैं इसके बारे में मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कि ये जो लो है बना चुका है यहाँ पे 40 रुपीज़ के आसपास का, और अब जो है स्टॉक वो ऊपर जाने लगा है 79 रुपीज़ अभी जो इसका करंट प्राइस है वो चल रहा है। अब अगर हम 1 डे पे ध्यान दें इट्स चार्ट्स में
तो आप देख सकते हैं कि जो स्टॉक है उसने अपना 40 रुपीज़ के आसपास का लो बनाया और अब धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू कर दिया है। जो 50 डेज़ का मूविंग एवरेज है इसने क्रॉसओवर भी दिया है 200 डेज़ के मूविंग एवरेज को, जिसको हम गोल्डन क्रॉसओवर भी कहते हैं। तो वहाँ पे भी ये जो स्टॉक है एक बहुत पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है। ये इंडिकेशन है कि ये जो स्टॉक है इसके प्राइजेस आगे कुछ समय में ऊपर की तरफ जा सकते हैं। तो हमें अभी इस स्टॉक में बाइंग रिकमेंडेशन इसलिए दे रहा हूँ मैं, क्योंकि जो अभी का जो ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा अप है। हमें यहाँ पे गोल्डन क्रॉसओवर भी दिख रहा है। तो अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म है तो आप इस स्टॉक में डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 2 से 3 साल का अगर नज़रिया आपके पास है तो आप इस स्टॉक में डेफिनेटली इन्वेस्ट करिए। आपके जो रिटर्न्स हैं वो 100% के भी ऊपर होने चाहिए अगर आप इतना लंबा नज़रिया लेके चलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।